नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुंदेलखंडी अड्डा की इस शानदार शाम में, जिसमें हम रूबरू कराने जा रहे हैं आज एक बार फिर से आप सभी को एक अद्भुत शख्सियत से, जो कि एक माँ है और हमारे सेगमेंट द मॉम्स आवर में हमारी आज की मेहमान हैं। तो यूएसए से कनेक्टेड होने जा रही हैं मिसेस शीतल वर्मा, हमारे साथ बुंदेलखंडी अड्डा की इस शानदार मुलाकात भरे सेशन में आप सभी के साथ रूबरू कराते हैं इनको और जानते हैं इनके मदरहुड के सफर की कहानी इन्हीं की जुबानी। तो मिसेस शीतल वर्मा, बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे, या कहूँ हम सब के चैनल बुंदेलखंडी अड्डा के स्पेशल सेगमेंट दी मॉम्स आवर में आज की इस शानदार सेशन के अंदर। नमस्ते संयोग और नमस्ते आप सबके सभी दर्शकों का, और थैंक यू मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जी, मैम, जैसा कि अभी-अभी कुछ ही पल पहले जब आपका इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के साथ मैं कराने की कोशिश कर रहा था, तो बताया कि ये द मॉम्स आवर जो कि है वो डेडिकेटेड है आप जैसी माँओं के लिए, जो कि अपने आप में एक अद्भुत शख्सियत हैं। एक अपना ही सफ़र है आपका, या हर किसी के लिए अपने मायने होते हैं उस सफ़र को जीने के। अ, देखा जाए तो एक माँ बनना मतलब एक बच्चे को जन्म दे देना, उम्र का एक दौर जी लेना, या बढ़ते हुए नंबर्स के साथ ग्रो अप कर जाना होता है। लेकिन आपके लिए माँ बनने का मतलब क्या था? क्यों ज़रूरी था शादी के बंधन में बंधने के बाद कि नहीं, अब मुझे अपने जीवन में किसी एक नए रोल को, एक नए किरदार को जीने की ज़रूरत है, मुझे माँ बनना है? या जो आपको लगा कि हाँ, मुझे इस रोल को जीना है अपने इस ज़िंदगी के अंदर? एक्चुअली शादी के बाद ना कुछ टाइम तक तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, एन्जॉयमेंट भी हो गया, सब हो गया। फिर एक टाइम बाद ऐसा लगता है कि नहीं, अब है ना फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, अब नए मेंबर को लेके आना चाहिए। ठीक है, सेटलमेंट हो गया, सब हम सेटल हो गए, सब कुछ देख लिया, लाइफ में जितना एन्जॉय करना था कर लिया। अब हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, अपनी जो भी विज़डम्स हैं वो हमको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इसीलिए हमको लगा कि अब हमको प्लान करना चाहिए। हुँ। मैम, एक शब्द बोला ना आपने, प्लान करना चाहिए। ये एक नई जनरेशन में हम लोगों की जो जनरेशन होती है, इसमें ये शब्द बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है, फैमिली प्लानिंग या प्लान करना चाहिए। अ, लेकिन कहते हैं ना कि ये एक एहसास है, माँ बनना या बीइंग अ एज़ अ पेरेंट, ये एक फीलिंग है जो अपने आप शख्सियत को बदल देती है। तो जब आप माँ बने, तो आपके अंदर वो पहला चेंज क्या था जो आया आपके अंदर से कि हाँ यार, नहीं, अब हम वो नहीं रह गए, अब कुछ बदल रहा है। जब आप माँ बने आपकी ज़िंदगी के अंदर या आपकी शख्सियत के अंदर? वो मदरहुड स्टार्ट ना हमेशा स्टार्ट डिलीवरी के बाद नहीं होती, वो एक्चुअल में ना प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाती है। और जैसे-जैसे हुँ, प्रेगनेंसी चलती है ना, वैसे-वैसे हमें मैच्योरिटी आती है। हम सोचना शुरू करते हैं कि हमें अब अपने आगे वाले फ्यूचर में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हमको क्या सोचना है, उनके लिए क्या करना है, हम उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाते हैं। हमारे प्लान्स चेंज हो जाते हैं, हमारी फ्यूचर प्लानिंग चेंज हो जाती है। इवन जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। फिर हम लोगों को लगता है कि नहीं, हमको अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हैं, हम उस पे ध्यान देने लगते हैं। हम अपने सेल्फ रियलाइज़ेशन ज़्यादा करने लगते हैं उस टाइम पे कि हमें क्या प्रॉब्लम्स थी, हम क्या मिस्टेक्स करते थे, तो वो हम अपने बच्चों में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, तो हम अभी से उस चीज़ को है ना फ़िल्टर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप को, ताकि जब हम मदरहुड में जाएँ और हमारे बच्चे जब बड़े हों, तो वो उनको इफ़ेक्ट नहीं करे, उनके फ्यूचर में वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करे। तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है मदरहुड की जर्नी में ना सेल्फ रियलाइजेशन भी रहता है, अपने आप को ठीक इम्प्रूव करना, अपने बिहेवियर को चेंज करना। एक सिंगलहुड से ना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होते नहीं है, जैसे सिंगलहुड में हम अपने लिए सोचते हैं, सेल्फिश टाइप का नेचर होता है। पर जब हम मदरहुड में जाते हैं या हमारी लाइफ में हम किसी दूसरे के लिए सोचने लगते हैं ना, तो हम ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। हुँ। आपने कहा ना, एक सेल्फ रियलाइज़ेशन की एक आदत सी बन जाती है, आत्म-मंथन करना कि हम अपने आप को कितना बेहतर बनाएँ या क्या गलतियाँ हम करते थे। जो एक शब्द है ना, वो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा समेटे होता है हर किसी के जो होता है ना लाइफ़ साइकिल के अंदर थे। तो जब आज से कुछ 20-25 साल पीछे जाने की कोशिश करते हैं, शीतल वर्मा जो थे, जो आज जिस उम्र में आज उनके बच्चे हैं,
तब की शीतल को अगर एक बार हम लोग याद करने की कोशिश करें, कोई एक ऐसी आदत थी जो आप याद करते हो कि यार ये बड़ा मैं गड़बड़ किया करती थी अपनी माँ के साथ, ये मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के अंदर एज़ अ डीएनए ट्रांसफर हुआ हो मेरे अंदर से और ये यही हरकत वो मेरे साथ करे। तो थोड़ा-सा कभी लगता है रिग्रेट या गिल्ट टाइप का कि यार नहीं करना चाहिए था मुझे अपनी माँ के साथ और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी के अंदर मेरी एक गंदी आदत आए जो आज से 25-30 साल पहले मेरे अंदर हुआ करती थी। मेरी माँ बहुत परेशान हुई उस अपब्रिंगिंग के दौर में जब उन्होंने मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी इस बुरी आदत कहो या उस उम्र में समझ में नहीं आता, वो नादानियाँ होती हैं, लेकिन कभी-कभी वो बुरी आदतें भी बन जाती हैं। तो कुछ ऐसा मैम क्या था वो एक चीज़ जिसने जो आज लगता है कि यार नहीं करना चाहिए था अपनी माँ के साथ मुझे? मैं ना बहुत गुस्सैल थी, बहुत ज़्यादा, इतना गुस्सा करती थी ना कि सबको थोड़ा डर भी लगता था मुझसे कि ये गुस्सा करेगी या कुछ इस तरह से उस बा कारण ना हमारा सिंपल कॉमन क डिफ नॉर्मल कम्युनिकेशन भी ना बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाता था। पर हुँ, और फिर लड़ाई होने लगती थी, फिर हम गुस्सा हो जाते थे। ये चीज़ ना बहुत इफ़ेक्ट भी करती थी। पूरा इनफैक्ट घर का माहौल भी बिगड़ जाता था उसके कारण। और हुँ, जब मेरी लाइफ़ में जब मेरा पहला बेबी आया ना तो स्टार्टिंग में मैं हुँ, तब भी ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में तो रहती ही थी क्योंकि एक नई चीज़, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हुँ, शुरू-शुरू में मुझे थोड़ा-सा लगता था, फिर धीरे-धीरे जब वो उसको देखती थी उसकी क्यूटनेस बेबी की और जो मदरहुड था ना वो एक अलग तरह का जो इमोशन होता है उसने धीरे-धीरे ना मेरी पर्सनैलिटी भी चेंज कर दी। अब मैं गुस्सा नहीं करती, मैं पहले बात को समझने की कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट मैं अब गुस्सा ही नहीं करती, अब मुझे गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी। इनफैक्ट जो गलतियाँ मैं करती थी तो जिस पे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे गुस्सा आना चाहिए पर मुझे अपने बच्चों पे उन बातों पे गुस्सा नहीं आता। इनफैक्ट उनको मैं ज़्यादा फ्रीडम देती हूँ कि अच्छा काम बिगड़ हुँ। रहा है, बिगड़ने दो। अपने आप को मुझे ऐसा लगता है तो ये चेंज मेरे अंदर आया कि अब मैं ना थोड़ा टॉलरेंस लेवल मेरा बढ़ गया, जो पहले नहीं था। बातों-बातों में हम लोग घूम फिर कर एक बहुत ही कहा जाए ज़रूरी शायद एक टॉपिक पर घूम फिर कर आ गए हैं, क्योंकि हर बच्चा बचपन में ज़िद्दी होता है। हर बच्चे को अपनी बात मनवाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ एक ज़िद करने की आदत होती है और वो हक समझता है उस ज़िद को करना। तो आज जब आपके बच्चे भी उस ज़िद को कभी न कभी तो करते होंगे क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो सही है गलत। आज आपको भी रियलाइज़ेशन हुआ है 25 साल बाद या 30 साल बाद उस बात का कि नहीं हुँ, मैं गलत। हुँ। तो कभी रियलाइज़ेशन जब आपके बच्चे भी उस दौर से गुज़रते हैं, कभी किसी दिन उनके अंदर भी गुस्सा या ज़िद आती होगी, तो वो एक क्या चीज़ है? क्योंकि आज लगभग-लगभग सारे पेरेंट्स इस प्रॉब्लम से जूझते हैं कभी ना कभी। तो आप क्या फंडा अपनाते हैं उस आप बच्चे को क्योंकि आपको ये रियलाइज़ हो चुका है कि बचपन में वो आदत गलत थी मेरी। तो आज जब आपका बच्चा ज़िद करता है या गुस्सा करता है, तो उस एंगर मैनेजमेंट से आप कैसे निपटते हैं बच्चे की ज़िद से, उसकी जो भी इच्छाएँ होती हैं, गुस्सा होता है, उसको कैसे डील करते हैं? एक्चुअली ना उसकी शुरुआत ना बहुत छोटे से ही करनी पड़ती है। जब हुँ, शुरुआत में ना मुझे थोड़ा-सा समझने में टाइम लगा, पर जैसे-जैसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना बच्चे ना सिर्फ़ बेबीज़ नहीं होते, वो अपने आप में एक डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं, उनका अपना ओपिनियन होता है, अपना ब्रेन होता है, अपनी थिंकिंग होती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग पे होते हैं, पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो लेके आते हैं। वो हम हुँ, उसको कंडीशन ज़रूर करते हैं थोड़ा-थोड़ा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पर उनके जो उनके अंदर जो नेचर होता है वो उनका इनबिल्ट होता ही है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। हम समझदार हुँ, हैं, हमको उसके हिसाब से ना चेंज होना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हमको है ना वो वे निकालना पड़ता है ताकि हम अपने बच्चों को है ना उस तरह से समझा सकें क्या गलत है, क्या सही है। तो उसका बेस्ट तरीका तो छोटे पे यही होता है कि स्टार्टिंग से बच्चों से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दो। तो वो कभी उनके अंदर वो ग्रज ही ना रहे कि वो ग्रज टेंट्रम में कन्वर्ट हो। और हुँ, उनको ये भी सिखाओ कि अगर किसी चीज़ को नो बोला है तो इसका मतलब उस चीज़ के लिए हमको टेंट्रम नहीं करना है और टेंट्रम हुँ, करने से वो चीज़ नहीं मिलेगी, कि टेंट्रम करोगे तो हम दे देंगे और धीरे-धीरे वो चीज़ वही होता है ना कि अपन ट्राई करते रहते हैं, फिर बच्चों को भी आदत पड़ जाती है क्योंकि कोई बच्चा इतना तो एक्सपर्ट होता नहीं है, कि अपन ने हुँ, पहली बार में रूल बुक में रूल बना दिया तो वो सीख जाएँगे। तो इसलिए जितना अर्ली एज में स्टार्ट कर दो कम्युनिकेशन करना, उनको येस और नो का इम्पोर्टेंस समझाना, उतनी जल्दी बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो टेंट्रम तक की कंडीशन में बच्चे आते नहीं हैं। फिर वो हर चीज़ को आर्गुमेंट करना सीखते हैं, उस पे डिस्कस करना सीखते हैं
तो शायद उससे कुछ ना कुछ वो सॉल्यूशन तक पहुँच जाते हैं। हुँ। आपने एक बात कही ना, कम्युनिकेशन बच्चों के साथ एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी बात पर अगर डिस्कशन करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे और उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, शायद कहीं न कहीं ये चीज़ जो है वो ठीक हो जाए, प्रॉब्लम ना बने। एक प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी आ रही है, खासकर इस जनरेशन में जो आज इस सेंचुरी के अंदर या इस डेकेड के अंदर बड़ी हो रही है, वो है चीज़ें उन तक बहुत तेज़ी से पहुँच रही हैं। हम और आप जिस एरा में पले थे या बड़े हो रहे थे, उस समय चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमारे तक आईं। आज उम्र से पहले उन तक चीज़ें पहुँच रही हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसरीज़ हो, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन हो, एजुकेशन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो बहुत जल्दी पहुँच रहा है। आपका बेटा 10 साल का हो रहा है, शायद आप जब 10 साल के थे या मैं था, जितनी चीज़ें हमारे पास उस समय पहुँची थी, आज वो उससे 5 साल आगे की चीज़ें इंटरनेट पर या गैजेट्स के थ्रू उसके पास तक पहुँच रही हैं। एजुकेशन वाइज़ भी अगर देखा जाए तो वो शायद हम और आपसे 5 साल आगे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं एज़ अ मदर कि बच्चा आपका उस उम्र के मुताबिक ही चीज़ें देखे, या उसको समझाना कैसे कि बेटा ये अभी चीज़ें आपके काम की नहीं है, या कभी वो उन चीज़ों से इन टर्म्स ऑफ एडल्टरी, इन टर्म्स ऑफ सेक्स एजुकेशन अगर उसके सामने वो टॉपिक आ जाता है कहीं, तो कैसे उसके संग डील करते हैं एज़ अ मदर? इसके लिए तो पहले खुद ही अपने आप को अवेयर करना पड़ता है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी का अगर हमें नहीं पता है, तो हमको नहीं हुँ, पता कि हमारे बच्चे तक वो किस किस वे में पहुँचेगा, क्योंकि इतने रिसोर्सेज़ हैं, आप हर हुँ, रिसोर्सेज़ के ऊपर ध्यान नहीं रख सकते। तो आपको पहले हुँ, से बच्चे को सिखाना भी पड़ता है कि आपको ये चीज़ नहीं देखनी है, इसमें अगर ये लिखा हुआ है ये 13 प्लस है, ये 18 प्लस है, तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है। आपको वो चीज़ें देखनी है जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की है। अगर आपको इस तरह से इसमें कुछ दिखाई दे रहा है जो एक पर्टिकुलर हम रूल बुक टाइप होती है, वो बनाना पड़ता है कि बच्चों को फाइटिंग सीन नहीं देखने हैं, या फिर कोई भी इस तरह के जहाँ पे शूटिंग सीन हो वो नहीं देखना है, जहाँ पर कहीं भी एडल्ट्री दिखाई जा रही है, कहीं भी न्यूडिटी है, किसी जहाँ पर भी इनफैक्ट जो अपन स्वेयर वर्ड्स यूज करते हैं, अगर वो यूज हो रहे हैं तो हमको वो भी नहीं हुँ, देखना है। तो ये उनको सिखाना पड़ता है, ताकि हुँ, वो आते ही उस चीज को उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये गलत चीज है, तो अपने आप से वो खुद ही बंद कर देते हैं। पर ये सब हमको हुँ, पहले से सिखाना पड़ता है। पर हम उनसे ये बोलेंगे ना ये चीज़ तुमको नहीं देखनी है, तो फिर उनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि नहीं, क्यों नहीं देखनी है? इसमें ऐसा क्या है? पर हम उनको जब बता देंगे कि नहीं देखो ये वाली चीज़ें तुमको अभी इस एज तक नहीं देखनी है, तो इस एज के अंदर की ये चीज़ है, ये इसके अंदर कंसिडर होगी तो ये तुमको नहीं देखनी है। तो वो उसके लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है हमको इतने एज तक इसके लिए वेट करना है। तो फिर वो उसके हुँ, लिए क्यूरियोसिटी नहीं आती उनको। तो ये चीज़ हुँ। देखनी पड़ती है, पर उसके लिए पहले हमको खुद को अवेयर होना पड़ता है कि आज की टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, क्या नहीं। आजकल ऐसा नहीं होता कि अगर आप घर में हैं, तो घर में सिर्फ़ अपना खाना बनाया और घर के काम बेसिक किए तो हो जाएगा, नहीं। आपको भी उतना ही अवेयर रहना पड़ता है, जितना एक बाहर काम करने वाला इंसान रहता है। अगर आप अवेयर नहीं हो, तो आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम में आ सकता है। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए मैंने इस बात को यहाँ पर उठाया, क्योंकि इस समय आप उस फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं और कहीं न कहीं उन चीज़ों को अप्लाई भी कर रहे होंगे ठीक रखने के लिए। ये कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ, या हमने बात कर ली बच्चों के बारे में, लेकिन अक्सर बड़े-बड़े शब्दों की आड़ में जो है वो एक माँ की जो हेल्थ होती है ना, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कि ये कहकर कि माँ तो सहनशील है, वो तो सब सह लेती है, माँ कभी नहीं थकती। लेकिन माँ भी एक औरत है, वो भी थकती है, गुस्सा उसे भी आता है, परेशान वो भी होती है, चिड़चिड़ाहट उसकी ज़िंदगी में भी आती है। तो शीतल वर्मा एज़ अ मदर जब कभी अपने रूटीन से, ज़िम्मेदारियों से को निभाते-निभाते या उनको जीते-जीते कभी न कभी दिन के 24 घंटे में 1 मिनट, 1 सेकंड कोई ऐसा पल ज़रूर आता होगा, जब लगता होगा कि यार ये क्या चल रहा है? क्यों है ऐसा? तो जो एक बैक पॉकेट एंगर मैनेजमेंट है, या प्रेशर या टेंशन, वो कैसे आप उसके संग डील करते हैं? क्योंकि ये आपकी आज जो एक एडवाइस है, या जो आपका तरीका है डील करने का, हो सकता है काफ़ी सारी मदर्स जब इसे सुने आगे जाके, यंग मदर्स, क्योंकि इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, झल्लाहट उन्हें भी आती होगी। तो हाँ। जो है उस चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए, या करते होंगे वो। तो एज़ अ मदर शीतल वर्मा,
कैसे अपना एंगर मैनेजमेंट या टेंशन मैनेजमेंट वो कैसे करते हैं आप उसको मैनेज? ताकि मुस्कुराहट बनी रहे, ज़िंदगी खूबसूरत बनी रहे, घर में जो है उस चिड़चिड़ाहट का असर ना दिखे? पहली बात तो अगर जिस चीज़ से चिड़चिड़ाहट हो रही है ना, तो उस चीज़ को नो बोलना सीखना चाहिए, कि ये हुँ, हम हैंडल नहीं कर सकते। हमको हैंडल करने में इसको सीखने में टाइम लगेगा, तो हमके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर नहीं हो। तो इस चीज़ को बोलना सीखना चाहिए, जो कि नहीं बोलती हैं जनरली लेडीज़ कि नहीं, आई एम नॉट एबल टू हैंडल राइट नाउ। वो उस स्ट्रेस में रहती हैं, तो उस स्ट्रेस के साथ वो जो आउटपुट देती है ना, वो भी स्ट्रेसफुल ही होता है। तो इसलिए बेटर होता है कि आपको वो स्टार्टिंग में अगर वो अनकंफर्टेबल लग रही है वो सिचुएशन, तो उसको नो बोलना सीखें कि नहीं हो रहा, आई नीड हेल्प। तो हुँ, फैमिली मेंबर्स सब हेल्प करने के लिए रहते हैं, पर प्रॉब्लम ये रहती है कि हमेशा जो वाइफ रहती है ना और मदर जो रहती है, वो अपनी कभी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती है। वो सोचती है कि नहीं, मेरा काम है, ये मेरे को सैक्रिफाइस करना हाँ, है। तो नहीं, क्या होता है कि फैमिली मेंबर जैसे फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टाइम-टाइम पे उनको भी थोड़ा-थोड़ा सैक्रिफाइस करना होता है। सबके अपने-अपने हुँ, भले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कभी-कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ना थोड़ा-सा आगे बढ़ के भी हेल्प करनी पड़ती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि घर में सिर्फ एक को सब डिनाय करते रहें कि नहीं, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, ऐसा नहीं चल पाता है। तो इसलिए बेटर होता है कि स्टार्टिंग ना फीमेल को अपनी तरफ से खुद से करनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज़ हैंडल नहीं हो रही है, आई नीड हेल्प। और जब हेल्प हुँ, माँगोगे तो लिटरली एवरीबॉडी आर विलिंग टू हेल्प, दे जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हम वहाँ पर कोई परेशान है। जब तक आप परेशानी दिखाओगे नहीं ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा। और दूसरा, अब जैसे अगर घर में जैसे मैं स्टे एट होम हूँ क्या, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ब्लॉग्स में और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ। मेरे कुछ अलग-अलग ग्रुप्स हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं कि आज मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कहाँ मिलेगी, या फिर मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। आज मेरे बच्चों ने इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर दूँ? तो हम लोग एक-दूसरे से इस बारे में पर्सनल डिस्कशन जब करते रहते हैं ना, तो हम लोग को एक-दूसरे से डिस्कस करके भी सॉल्यूशन मिल जाता है कभी-कभी, तो उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन नहीं रहता। तो भले आजकल पुराने ज़माने जैसे हमारी बैठक तो नहीं होती पर सोशल मीडिया हुँ, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है कि वहाँ पर भले ही मेरी एक फ्रेंड एक लंदन में बैठी हो, एक ऑस्ट्रेलिया में बैठी हो, एक इंडिया में बैठी हो, पर हमको सॉल्यूशन मिल जाता है, जो हमारे कल्चर के हिसाब से हमें बेटर रहता है। तो हमको वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। दूसरा तरीका होता है, आप तो सुबह मॉर्निंग में थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, मेडिटेशन करो, अपना जो भी फेवरेट काम है, कुछ भी आर्ट वर्क रहता है, किसी को ड्राइंग पसंद होती है, पेंटिंग पसंद होती है, किसी को डांस करना पसंद होता है, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता हो, ज़रूरी नहीं होता है हर वक़्त कि कोई ऐसी चीज़ ही की जाए जिसको जो एज़ अ स्किल हो। आपको जिससे बेटर अच्छा फ़ील होता है, जिससे रिलैक्स फ़ील होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, हुँ, गार्डनिंग कर सकते हैं, थोड़ा जी, टाइम बुक्स रीडिंग कर सकते हैं। तो ऐसा हुँ, कर सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। कुछ टाइम के लिए हस्बैंड से बोल सकते हैं कि आप बच्चों को देखो और हमको अपने लिए कुछ सोचना है, तो हम गा वॉक करने जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं और सोशल मीडिया पे तो आजकल इतने सारे वीडियोज़ आते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के, रिलैक्सेशन के, मेडिटेशन के, वो भी बहुत हेल्प करते हैं। हुँ। कहीं न कहीं ये जो चीज़ है ना आपका ये जो मंत्र है ना कि एक अगर एंगर मैनेजमेंट करना है या अपने आप को खुश रखना है या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि बर्डन की तरह लो। एक्सरसाइज़ करने का मतलब हमेशा डंबल्स उठाना नहीं होता है। हाँ, अपने हिसाब से चीज़ें भी ढूँढी जा सकती हैं। मेंटल एक्सरसाइज़ भी होती हैं, ठीक है? जो मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करती हैं और ज़िंदगी में खुशी को बढ़ाने के तरीके बहुत सारे हैं। ज़िम्मेदारियों को निभाते-निभाते भी खुशी बढ़ाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसको सैक्रिफ़ाइस की तरह ही लिया जाए और ज़िंदगी भर उस बोझ तले ही आगे बढ़ा जाए। तो मैम एक सवाल मैं हमेशा अपने मॉम्स आवर पॉडकास्ट में अपने मेहमान माँओं से हमेशा पूछता हूँ, क्योंकि ये हम लोग जो जनरेशन होते हैं या हम लोग जो हैं, कहीं न कहीं इंटरकनेक्टेड हैं या बीच में हैं कहीं। उस एक जनरेशन के जो हमारे पेरेंट्स थे या और उस जनरेशन के जो हमारे बच्चे हैं। एक गिफ्ट हमें मिली है हमारे पेरेंट्स की तरफ से, जो हम लोगों ने अभी तक जीवन उनके साथ जिया है। बहुत सारी यादें हैं उनके साथ जो मिली हैं, सौगात हैं, गिफ्ट्स हैं, लर्निंग्स हैं, बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं जो आप अपने साथ लेकर चल रही होंगी, जो आपकी माँ से आपने बिना किसी क्लास को अटेंड करे ही सीख लिए होंगे और उन्हें आप अप्लाई भी कर रही होंगी। आज से 30, 40, 50 साल भगवान करे आप 100 साल जिएँ अपने बच्चों के साथ। जब तक भी आप इस धरती पर हैं अपने बच्चों के साथ, जब भी
अपने इस किरदार को पूरा करके इस दुनिया को अलविदा कहेंगी, एक ना एक दिन सच है ये होना ही है। आप एक कौन-सी एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहेंगी कि बच्चे आपके बारे में याद रखें कि मेरी माँ हमें इस तरीके से रखा करती थी या मेरी माँ की ये खूबी थी जो किसी और के अंदर नहीं हो सकती क्योंकि माँ सबकी यूनिक होती है उनके लिए। कोई एक हुँ, ऐसी हुँ। बात तो हमेशा याद रखते हैं, तो कौन-सी ऐसी एज़ अ गिफ्ट आप अपनी क्वालिटी या एक ऐसी याद छोड़कर जाना चाहेंगी कि बच्चे आपको उस चीज़ के लिए याद रखें? एक्चुअली मेरी आदत है ना, मैं किसी भी फैक्ट के ऊपर ना इज़िली बिलीव नहीं करती। मुझे उसके लिए हमेशा बैकअप में मुझे ना जानना होता है कि ये फैक्ट ऐसा है क्यों? और मैंने बच्चों को भी मैंने हमेशा यही सिखाया है कि अगर कोई न्यूज़ सुनते हो, कोई स्टेटमेंट सुनते हो या कहीं भी, तो उसपे ना आसानी से भरोसा मत करो। उसके पीछे की ना जो बिहाइंड द स्टोरी होती है बोथ साइड की, वो हमेशा सुनो। जब वो सुनने के बाद डिसाइड करो कि वो एक्चुअल में स्टोरी का जो पर्टिकुलर वो जो स्टेटमेंट है, वो उस स्टोरी को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। हुँ। मैं हमेशा, भले ही इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, पर आपके हुँ, हुँ। ब्रेन में जो उसके लिए जो आप कंडीशनिंग होगी, वो आपके आगे के लिए बेटर रहेगी। भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा लेट होगा, बट है ना, आपका ब्रेन जितना भी होगा, फाउंडेशन जो बनेगा, आपका जो मेंटली जो स्ट्रॉन्ग बनोगे, वो बाकी बच्चों से, बाकी लोगों से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपके अंदर वो स्टेबिलिटी होगी सही-गलत को समझने की। किसी के बोलने पे तुरंत आप विश्वास नहीं करोगे, कि आप पहले फाइंड आउट करोगे कि क्या सही है, क्या गलत है और क्यों सही है और क्यों गलत है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जब आगे जाएँ अपनी लाइफ में ना, तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। जी, बिल्कुल और ख़ासकर ये सीख इसलिए भी ज़रूरी है आज के दौर में क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। ज़रा-सी बात कब चिंगारी बन जाती है, कब आपकी दिमाग में एक गलत सोच, एक गलत फैक्ट को इम्प्लांट कर देती है और वो हमारे नज़रिए को टोटली बदल देता है। तो बहुत ही उम्दा आपकी ये सोच है, जो आप अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर रही हैं और ख़ासकर अपने बच्चों को भी सिखा रही हैं कि चीज़ों की पहले जाँच करो, उसके बाद ही जब आपको लगे कि नहीं ये सही है, सोर्स कहाँ से है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तार्किक होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप एज़ अ मदर अपने बच्चों को ये जो सीख देकर उनकी परवरिश कर रही हैं, ये बहुत ही उम्दा चीज़ है। ईश्वर करे आप इसी तरीके से अपने जीवन में मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें, इसी तरीके से खूबसूरती के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएँ। आपकी मुस्कुराहट, आपकी ज़िंदगी, खुशियाँ आपके चेहरे पर बखूबी हमें दिख रही हैं। बुंदेलखंडी अड्डा चैनल की ये दुआ है, ये इसी तरीके से बरकरार रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने बिज़ी शेड्यूल में से अपने सफ़रनामे के कुछ अनमोल पलों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें, लोगों का ख़्याल रखें और उससे ज़्यादा अपना ख़्याल रखें क्योंकि अगर एक माँ स्वस्थ है, तो परिवार स्वस्थ होगा। यही हमारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू संयोग।